स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम उर्वशी है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। बचपन से ही मैं लावारिस थी और मैंने सारी ज़िंदगी इधर उधर भटकते हुए गुजारी थी। कहते हैं कि औरत का घर औरत ही आबाद करती है और वही अपनी गलतियों की वजह से अपने घर को बर्बाद भी कर लेती है। अगर मैं इस बात को अपनी पर्सनल लाइफ को देख कर कहूँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा तो पर्सनल बिजनेस ही यही था जिससे मैं दिन रात पैसा कमाती थी और किसी को भी ये समझ नहीं आता था मैंने कितनी आसानी से सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया। लोग कहते हैं कि मर्द बहुत ज़्यादा चालाक और समझदार होता है, औरतों को अपने जाल में फंसाने के सारे तरीके जानता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत अगर अपनी चालबाजी दिखाने पर आ जाए तो अच्छे अच्छों को मात देकर रख देती है। मेरी उम्र 22 साल थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती का कोई भी दीवाना हो जाता था और हर कोई मुझे पाने की हसरत करता था। सारी ज़िंदगी मैंने लोगों की गलत गलत बातें सुनी थी और बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी गुजारी थी। ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से मैं कई बार घटिया लोगों की नज़रों का शिकार हुई थी। तभी से ही मुझे मर्दों से नफ़रत होने लगी थी। कई बार मैंने खुद को बचा लिया था। शायद मेरा इस दुनिया में कोई अपना होता तो वो मेरी रखवाली करता। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट की वजह से मर गए थे। फिर मेरी नानी ने मुझे अपने पास रख लिया था। जब मैं 10 साल की हुई तो मुझे एक अमीर परिवार की औरत अपने साथ ले गई थी। बाकी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक घर में गुजारी थी जहाँ की मालकिन मुझे अनाथ समझकर अपने घर में ले आई थी। उनके घर में कोई भी घर का काम करने वाला नहीं था। वो मुझे अपने साथ ले आई थी घर का काम करने के लिए। मैं 10 साल की उम्र में ही घर के कामकाज करने लगी थी। मुझे खेलने कूदने की उम्र में खाना पकाना आ गया था। उस औरत ने मुझे तब तक अपने पास रखा जब मैं 18 साल की हो गई, क्योंकि उनका बेटा मुझे पसंद करने लगा था। उनको मुझ पर शक हुआ और उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया और मैं फिर से बेसहारा हो गई थी। उसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब कभी भी सीधी तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं अब अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारूंगी क्योंकि मालकिन का बेटा मुझे पसंद करता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और वो समझती थी कि मैंने उनके बेटे को फंसा लिया। वो चाहती तो मेरी शराफत देखते हुए मुझे अपने घर की बहू बना सकती थी, लेकिन मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए अब मैं इसी तरह से कोई प्लान बनाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। वो तो अच्छा था कि मालकिन ने मुझे मोबाइल दिया हुआ था और वो मुझे हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी। मुझे कोई भी लड़का अपना नंबर दे दिया करता था, इसलिए मैंने जल्दी से अपने उन्हीं नंबर पर कॉल की। और तो और सारे लड़कों से एक साथ बात की। ये 3 लड़के थे जिनका नंबर मेरे पास था। मैंने उनसे प्यार भरी बातें की और उनको लूटना शुरू कर दिया। मैं किसी भी लड़के से मिलती नहीं थी। मैंने सबसे कॉल पर ही बात की थी और मैं सबसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती। उनको बेचकर मैं अपना गुजारा किया करती थी। उनमें से एक लड़के ने तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी डाल दिए थे। मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा था। मेरा एक फ्रेंड था जिससे मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी और वो मुझे पसंद भी करता था। मैं मालकिन से चोरी चुपके अपने उस फ्रेंड से बात करती थी, लेकिन मालकिन को ऐसा लगता था जैसे मैं उनके बेटे से बात करती हूँ। मेरा यह दोस्त बहुत अच्छा था। इसका नाम शेखर था। शेखर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ आकर रहने लगो, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। जब मैं छोटी थी तो वो मेरी नानी के घर के करीब ही रहता था और तभी से हमारी दोस्ती हो गई थी। बचपन की ये दोस्ती अब जवानी तक चल रही थी। मैंने अपने फ्रेंड के घर पर रहते हुए अपना एक अकाउंट बनाया था और सोशल वर्किंग का काम करना शुरू कर दिया था। मैं अपने आप को टिप टॉप बना कर रखती थी। हर लड़का मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाता था। मैं लड़कियों के हक़ में काम करने लगी थी। जहाँ भी लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी होती, मैं सबसे पहले वहाँ औरतों के हक़ में बोलने के लिए चली जाती थी। इस तरह से मैं काफ़ी फेमस हो गई थी और मेरी मदद करने के लिए तो हर वो लड़का था जो मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाता था। मैं अपनी खूबसूरती का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया करती थी। उधर मेरा दोस्त, उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए ठिकाना दिया। हम दोनों एक साथ रहते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं भी प्यार तो उसे ही करती थी, लेकिन लड़कों से सिर्फ फ्लर्ट करती थी पैसा कमाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे पैसे रहने लगे थे। मेरा प्यार से बोलना और मेरा स्टाइल लड़कों को अपना बना लेता था।
और कुछ मेरी जानलेवा अदाएं लड़कों को पागल कर देती थी। अभी भी मेरे पास एक औरत आई जो कहने लगी कि मेरा पति मुझे घर पर खर्च नहीं देता क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड शेखर औरतों और लड़कियों की पुलिस के साथ मिलकर मदद करते थे, और अगर कहीं मुझे पैसा खर्च करना होता था तो मैं नाम कमाने के लिए पैसा भी खर्च कर देती थी। हालांकि उसके पति का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि वो अपनी पत्नी को खर्च क्यों नहीं देता। उस औरत का पति बहुत लापरवाह था और वो हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। इस आदमी की वजह से घर में बहुत तंगी रहती थी। मैंने इस औरत की बात बड़ी तसल्ली से सुनी थी। उसके पति का बिजनेस बहुत अच्छा था। सारी डिटेल्स मालूम करने के बाद मैंने कहा, जी मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप अपने घर चले जाओ। मैं आपके पति के लिए कुछ सोचती हूँ, पूरी तरह से उसे समझाने की कोशिश करूँगी, ये मेरा काम है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। उसके पति का मोबाइल नंबर अब मेरे पास आ चुका था क्योंकि शेखर ने मुझे मोबाइल नंबर लाकर दे दिया था। मैंने उसी रात उसके पति को एक मैसेज किया। उसमें सिर्फ हाय लिखा था। पहले मैसेज का जब रिप्लाई नहीं आया तो मैंने दूसरा मैसेज किया। दूसरा मैसेज मैंने कुछ अजीब सा किया था। उसमें मैंने लिखा था, हाय सो स्वीट हार्ट, रात के 2 बज गए हैं और अभी तक तुमने मुझे कॉल नहीं की। मैंने कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कॉल का बैलेंस नहीं है। ये तो एक पैतरा था जो मुझे आजमाना था, जो सीधा निशाने पर जाकर लगा था। फ़ौरन 5 मिनट के बाद ही मेरे पास उसकी कॉल आ गई थी। मैंने एक अजीब से स्टाइल में फ़ोन उठाया। मैंने बड़ी बेताबी से सामने वाले इंसान से पूछा, हेलो जी, आप कौन हैं? और फ़ौरन उससे अनजान बन गई। मैंने कहा, बोलिए आप कौन हैं? मैंने बहुत ही प्यारी आवाज़ निकाली थी। वैसे भी आवाज़ बदलने में भी मैं काफ़ी माहिर थी। मेरी आवाज़ सुनकर कोई भी मेरी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा लेता था कि जितनी मेरी आवाज़ खूबसूरत है, यकीनन मैं भी उतनी ही खूबसूरत होंगी। इस आदमी से मैं अनजान बनकर बात कर रही थी। इसे नहीं पता था कि मैं इसके ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की हूँ। वो कहने लगा, आपका मैसेज आया था। मैंने कहा कि मैंने तो रोहन को मैसेज किया था, लेकिन आपकी आवाज़ तो रोहन से मिल ही नहीं रही और ना ही ये रोहन का नंबर लग रहा है। वो कहने लगा, मैं रोहन तो नहीं हूँ, मेरा नाम विशाल है। मैंने कहा, सॉरी डियर, शायद नंबर की डिजिट आगे पीछे हो गए होंगे। यहाँ से मेरी बातचीत की शुरुआत हो गई थी और फिर होते होते हमारी बात को लगभग 1 महीना गुजर चुका था और 1 महीने में ही मैंने उस इंसान को अपना दीवाना बना लिया था। वो आदमी अपनी पत्नी के रोज़ रोज़ के घरेलू झगड़ों से बहुत तंग आ गया था, इसलिए उसे मेरी दिलनशी बातें बहुत अच्छी लगती थी और मेरी बातें उस पर असर करने लगी थी। इसी बहाने से बहुत सारा कैश उससे अपने अकाउंट में मंगवा लिया करती थी, लेकिन इन लाखों रुपए से भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे लिए कम थे। मैंने देखा कि वो इंसान मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो मैंने उसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मेरी इस बात पर काफ़ी देर तक तो वह खामोश रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहने लगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे बच्चे मेरे और अपनी माँ के बिना बेसहारा हो जाएंगे। मैंने उसे कहा, तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल लूँगी, फिर वो बेसहारा भी नहीं होंगे। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। धीरे धीरे मेरी इस बात पर भी वो तैयार हो गया था। उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का फ़ैसला कर लिया था और कुछ दिनों बाद उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी। उसका ये मैसेज सुनते ही मैंने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि मेरा काम तो हो चुका था। मैंने अपनी सिम मोबाइल से निकाल कर तोड़कर फेंक दी थी। उसके बाद मेरा उस इंसान से कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी रोती धोती मेरे पास आ गई और कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी है और वो मुझे छोड़कर जा चुका है। मैंने दिखावे का बहुत अफसोस किया। मैंने उसे कहा कि अभी तो मैंने तुम्हारे पति को बुलाकर उससे बात भी नहीं की है और उसे अभी कुछ समझाया भी नहीं है। मैं किसी काम में बिजी हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा काम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद तुम्हारे पति को बुलाकर समझाती हूँ। अगर वो समझता है तो ठीक है, वरना पुलिस ही उसे ठीक करेगी। मैंने सोचा था कि मैं फ्री होकर इस मैटर पर ध्यान दूंगी, लेकिन तुम्हारे पति ने तो तुम्हें इतनी जल्दी डिवोर्स भी दे दी। वो कहने लगी, मेरे पति का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, उसी के कहने पर उसने मुझे डिवोर्स दी है। मैंने उसे कहा कि तुम अपने पति को मेरे पास भेज दो, मैं उसे समझाऊंगी कि ये सब कुछ ठीक नहीं है,
वो कहने लगी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मैंने कहा, अगर उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो मैं पुलिस को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम उसे पुलिस की धमकी दे देना और वो फ़ौरन ही मेरे पास आ जाएगा। वो कहने लगी, ठीक है दीदी, मैं कोशिश करके देखती हूँ। मैंने अपने जिस फेक नंबर से इसके पति से बात की थी वो बंद हो चुका था। वो आदमी पहले से ही बहुत परेशान था क्योंकि उसको ना तो गर्लफ्रेंड मिली थी और पत्नी भी उसके हाथ से जा चुकी थी। वो मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर लग रही थी। मैं और शेखर उसकी पत्नी के वकील बनकर उसके सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आपको एहसास है कि आपने एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? वो कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब गुस्से और जज्बात में आकर कह दिया। मैंने कहा, आपने गुस्से जज्बात में कहा या फिर आपका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था? मेरी बात सुनकर वो नज़रें चुराने लगा। मैंने उससे कहा कि पत्नी तो पत्नी ही होती है, भला अब आपके बच्चों को कौन संभालेगा? मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कहने लगा, मेरे पास तो अब इस बात का कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। अब डिवोर्स के बारे में कोई जानता भी नहीं है और सब अचानक से इस बात को सुनेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मेरे पेरेंट्स ने मेरी पत्नी के साथ शादी बड़ी उम्मीद के साथ करवाई थी। मेरी पत्नी मेरे माता पिता की पसंद की है। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने इस तरह से उसे छोड़ दिया है तो उन लोगों को भी बहुत ठेस पहुंचेगी। मैंने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, तुम परेशान मत हो। मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मैंने शातिराना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए एक नज़र शेखर की तरफ डाली। शेखर ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा। फिर उसने भी बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, देखो, अभी तुम्हारी पत्नी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला कि तुमने उसको डिवोर्स दे दी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज़ है क्योंकि तुम उसे छोड़ चुके हो। कोर्ट के मुताबिक तुमने उसको छोड़ दिया है। शेखर ने कहा कि मैं तुम्हारी कोर्ट में बात करके तुम्हारा डिवोर्स कैंसिल करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें कुछ पैसे देने होंगे। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, जी हाँ, आपको थोड़े पैसे तो देने ही होंगे और फिर आपकी पत्नी को भी तो हमें भरोसा दिलाना है कि अब आप उसे दोबारा शादी करना चाहते हो। तो वो कहने लगा, जी जी, मैं अपनी पत्नी को अब किसी भी औरत के कहने में आकर नहीं छोड़ूंगा। बताएं, मुझे इसके लिए कितनी कीमत देनी होगी? मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें हमें 5 लाख रुपए देने होंगे, जो कि हमें कोर्ट कचहरी में खर्च करने पड़ेंगे, वकीलों से बात करनी पड़ेगी और दूसरी बात, इसमें हमारी मेहनत भी बहुत होगी और हमें तुम्हारी पत्नी को भी समझाना होगा और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब तुम अपनी पत्नी और उसके बच्चों के नाम कर दो ताकि वो तुम पर भरोसा कर ले। हम उसे समझाएंगे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम सिर्फ गलत राह पर भटक गए थे। बस। वो मेरी और शेखर की बात सुनकर खुश हो गया था। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी यह बात कहीं पर लीक नहीं होगी कि तुम्हारे घर में इस तरह से भी कुछ हो गया था। वो मेरी इस बात से बहुत खुश हो गया था और कहने लगा, बस मेरा घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं उस धोखेबाज लड़की की वजह से अपनी इतनी अच्छी पत्नी और अपने बच्चों को बेसहारा करने जा रहा था। वो बेचारा बार बार अपने चेहरे से आए हुए पसीने को पोंछ रहा था क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स का डर था और मैं उसकी बेवकूफ़ी पर मन ही मन में बहुत हंस रही थी। उसने अगले ही दिन 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए और अपनी पत्नी और बच्चों के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। मैंने उसकी पत्नी को समझाया कि देखो, अब तुम्हारा पति कभी तुम्हें चाह कर भी नहीं छोड़ सकता और अगर वो तुम्हें छोड़ भी देगा तो तुम कभी बेसहारा नहीं हो सकती, बल्कि वो बेसहारा हो जाएगा क्योंकि उसके पास तुम्हें छोड़ने के बाद फूटी कोड़ी भी नहीं बचेगी। उसकी पत्नी को मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था और उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पर सोशल वर्किंग के वीडियो डालती रहती हूँ। लोग मेरे फ़ैन हो गए, काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं अपनी सोशल वर्किंग के काम की आड़ में इस तरह से अपना अलग से एक बिजनेस भी कर रही थी और पैसे भी खूब कमा रही थी, जिसमें मेरा पूरा पूरा साथ शेखर भी देता था। वो आज भी बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने हमें जल्द से जल्द पैसे दे दिए थे। उसके जाने के बाद शेखर और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से बकरा बना पाए थे। हम इस झूठी प्लानिंग में कामयाब रहे थे और हमारे पास हमारे पैसे भी आ गए थे। पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि उर्वशी कौन है और अब तो उर्वशी के नाम को हर कोई जानने लगा था।
मेरे जानने वाले मेरे नाम सुनते ही मुझे पहचान जाते थे, क्योंकि शेखर एक न्यूज़ रिपोर्टर होने के साथ साथ जर्नलिस्ट भी था। उसने अपने साथ साथ मुझे भी फेमस कर दिया था। लड़कियों के खिलाफ़ जब मैं आवाज़ उठाती तो मेरी बात को एक्सेप्ट किया जाता था। कुछ मर्द ऐसे होते जो औरतों को इंसाफ दिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं उनको अपनी अदाओं से मना लिया करती थी। इसी तरह से औरतों और लड़कियों में मेरी अच्छी जान पहचान बन गई थी। कई बार कुछ लोगों ने मुझे बदनाम करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन औरतों का एक ऐसा ग्रुप मेरे हक में खड़ा हो गया जिनकी मैंने बहुत हेल्प की थी। फिर तो किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मुझ पर उंगली उठा सके। मेरी ये 2 साल की मेहनत का नतीजा था। मैं गरीब इलाकों में जाती और वहाँ के लोगों को रुपया, कपड़ा, खाना, इन सब चीज़ों से मदद करती थी और लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी और उनकी परेशानी भरी स्टोरी भी सोशल मीडिया पर लगाती थी। मैंने नाम भी कमा लिया था और इज्जत भी, क्योंकि जब मैं लावारिस थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। लावारिस तो मैं अभी भी थी, मगर अब मेरे साथ पैसे की ताकत थी और मेरा नाम, जो कि काफ़ी लोगों की ज़ुबान पर आ चुका था, अपनी सच्ची और भोली भाली पहचान के पीछे जो काम कर रही थी उससे मैं लाखों कमा रही थी। जिन लड़कों से मैं फ़ोन पर बातें किया करती थी उनको पता नहीं होता था कि मैं उर्वशी ही उनसे बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम और नंबर बदल बदल कर उनसे बातें किया करती थी। लड़के मेरी बातों के दीवाने होते थे और इन्हीं बातों से खुश होकर मैं उनसे जैसा कहती वो वैसा ही कर दिया करते थे। लेकिन इनमें से मैं बहुत कम ही लड़कों से मिली जुली थी, क्योंकि अपनी असली पहचान मैं इन लड़कों को नहीं बता सकती थी। मेरे इस काम में शेखर ने मेरा पूरा साथ दिया था और वो मेरे सारे सीक्रेट जानता था। अगले ही दिन वो औरत मेरे पास आई और मेरे पैर पकड़ने लगी, कहने लगी, आपका बहुत बहुत एहसान है मैडम, आपने मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बसा दिया। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा है और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बच्चों के नाम पर भी कर दी है। अब उसके पति को भी अच्छी नसीहत मिल गई थी कि किसी भी लड़की से फ़ोन पर फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, वरना तो महंगी भी पड़ सकती है। मैंने खुद को ये तसल्ली दी कि मैंने टूटे हुए घर को जोड़ा है। यकीनन मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे इस बात पर कोई पाप नहीं मिलेगा। बस ये सोचकर मैं अपने आप को रिलैक्स कर लिया करती थी। मैंने तो 2 पति पत्नी को मिलवा दिया था। मेरा भगवान मुझसे नाराज़ नहीं होगा। वैसे भी इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अपने हक की लड़ाई उसे खुद लड़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोग दूसरों का सहारा ही ले लेते हैं। मेरा ये काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैंने अमीर अमीर लड़कों को फंसाया हुआ था। मेरी 5 उंगलियां घी में थी और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं पैसा देकर पैसा कमा रही थी। जब शरीफ थी तो किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, और जब मैं बिगड़ गई तो आज सब मेरे कदमों में आकर मुझसे अपना काम करवाया करते थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बताना मेरे लिए शायद आसान नहीं होगा। दिन में मेरा काम होता था कि मैं सोशल वर्किंग करती थी और रात के टाइम पर सारी रात जागकर मुझे लड़कों से बातें करनी होती थी। उन लोगों को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाती थी। तब जाकर तो मेरे पास कुछ पैसे आते थे और वही पैसे मुझे सोशल वर्किंग में सुबह को खर्च भी करने होते थे, ताकि पब्लिक में भी मेरा एक नाम बन सके। फ़िलहाल हर जगह मेरे पैसे पक्के थे। एक दिन मैं अपनी कार से एक शादीशुदा लड़की के हक़ में बोलने के लिए गई थी। उसका पति उसे शराब पीकर मारता था। मैं पुलिस को वहाँ पर ले गई थी। वो गाँव था और शहर से बहुत दूर था, इसलिए मैं अपनी कार से चली गई थी और शेखर अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आज उसे मेरे साथ चलने का टाइम ही नहीं था। शेखर और मेरे बीच नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब हमने सोच लिया था कि हमारे पास काफ़ी सारा पैसा आ चुका है, अब हमें गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसलिए अब मैंने सोच लिया था कि मैं लड़कों से फ़ोन पर बात करना बंद कर दूंगी, क्योंकि अब मैं भी सीरियस होना चाहती थी। बस मजाक के तरीके से हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर काफ़ी सारा पैसा उनसे लूट लिया था। अब मैं और शेखर एक दूसरे से शादी करके अपना घर बसाना चाहते थे। मैं गांव से फ्री होकर घर के लिए रवाना हो रही थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। गांव से निकलते ही सुनसान रास्ता था और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मेरी ही गाड़ी इस रास्ते पर चल रही थी। दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मेरा लगभग आधा ही रास्ता पार हुआ था कि जब अचानक ही मेरी गाड़ी को ब्रेक लगी थी और मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। हालांकि मैं जब सुबह कार लेकर निकली थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि कार अभी अभी सर्विस से आई थी। गांव से लौटते टाइम पर भी मैंने अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से देखा था।
तब भी सब कुछ ठीक था। शायद सड़क पर ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से टायर पंचर हुआ था। फिलहाल यहाँ पर मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर देखा तो टायर पंचर थे, क्योंकि कांच के काफ़ी सारे टुकड़े सड़क पर टूटे हुए पड़े थे। इसकी वजह से मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो चुके थे। शायद तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे भी घर जाने की जल्दी थी। अब मैं पछता रही थी कि मुझे यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं शेखर को कॉल करके भी नहीं बुला सकती थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। इस टाइम पर सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। अब तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे शेखर को कॉल करूं। मुझे शेखर से बात करनी थी, क्योंकि उसके अलावा मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ सुनसान सड़क पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बुरी तरह से फंस चुकी थी। टाइम गुजरा चला जा रहा था। मुझे इस सड़क पर खड़े हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे और कोई भी सड़क पर नज़र नहीं आ रहा था। मुझे अकेले डर भी बहुत लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से अपनी गाड़ी के साथ मैं घर पहुंच सकती हूं। काफ़ी देर मैं इसी सुनसान सड़क पर किसी की गाड़ी आने का इंतज़ार करती रही कि अगर किसी की गाड़ी यहां से गुजरे तो मैं उससे हेल्प ले सकूं। फिलहाल ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। अब तो मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तभी अचानक से मुझे दूर से गाड़ी की फ्रंट लाइट जलती हुई नज़र आई। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई और जैसे ही वो गाड़ी मेरे पास से गुजरने लगी, मैंने हाथ का इशारा किया और तेज़ आवाज़ से कहा कि प्लीज़ हेल्प मी। वो गाड़ी तेज़ स्पीड के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन आगे जाकर फिर रुक भी गई थी और फिर बैक होकर मेरे पास आकर खड़ी रही। गाड़ी के अंदर बैठे इंसान ने जब शीशा नीचे किया तो ये देखकर तो कुछ देर तक मैं अपनी आंखें झपकना भूल गई थी। अगर कोई और मौका होता तो शायद मेरा अंदाज उससे बात करने का कुछ और ही होता, लेकिन इस टाइम मैं बहुत परेशान थी और डरी हुई थी, अकेली थी। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो? ये कहते हुए मैं गाड़ी को चेक करने लगी थी कि कहीं गाड़ी के अंदर एक से ज़्यादा लड़के तो नहीं बैठे हुए। अगर ज़्यादा होते तो फिर मैं उससे लिफ्ट नहीं लेती, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी थी। वो मुझे देखकर कहने लगा, आप? शायद मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा, हाँ, आपने मुझे यूट्यूब पर देखा होगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, जी जी, आपका नाम उर्वशी है ना? मैंने कहा, जी। वो कहने लगा, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है। मैं तो आपका फ़ैन हूँ। आप बेफिक्र होकर मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, पहले आप गाड़ी से उतरिए और मेरी कार को साइड पर करवा दीजिए। मैं सुबह ही किसी मैकेनिक को यहाँ पर भेज दूँगी। वो लड़का फ़ौरन मेरी बात सुनकर राज़ी हो गया। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और मेरी ही एज का लग रहा था। वैसे तो मैं लड़कों से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती थी, लेकिन वो सच में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का था कि जिसे पलट कर बार बार देखा जा सके। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला और मेरी गाड़ी को धक्का देकर उसने एक साइड पर लगा दिया था। मैं इस लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई और वो रास्ते में मुझसे थोड़ी थोड़ी बातचीत भी कर रहा था। मैं उसे बताने लगी कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी। उसने फ़ोन उठाया। आगे से शायद उसकी पत्नी थी, जो उस पर भड़क रही थी कि इतनी रात को तुम कहाँ हो। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। अचानक उसी टाइम गाड़ी के सामने एक ट्रक आने लगा। उस लड़के का सारा ध्यान मोबाइल पर था। मुझे डर हुआ कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। मैंने कहा, देखिए प्लीज़ संभाल कर, सामने से ट्रक आ रहा है। उसने मेरी बात सुनकर फ़ौरन गाड़ी पर ध्यान दिया और गाड़ी को मोड़ लिया। मेरी आवाज़ शायद उसकी पत्नी सुन चुकी थी, इसलिए उस पर और भी ज़्यादा भड़कने लगी कि तुम किसी लड़की के साथ हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि अपने फ्रेंड के साथ हूँ। ये झूठा दिखावा तुम मेरे सामने मत किया करो। गाड़ी में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी, इसलिए मुझे उसकी पत्नी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी और ये लड़का भी ये बात अच्छी तरह से समझ रहा था कि मैं उसकी और उसकी पत्नी की बातचीत को सुन रही हूँ। उसने अपना मोबाइल फ़ोन से बंद कर दिया, फिर मुझसे नज़रें चुराने लगा और कहने लगा कि ये पत्नियाँ भी कितनी इनसिक्योर होती हैं ना, मेरी पत्नी भी बहुत शक करती है। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। मैंने कहा, आप शादीशुदा हो? वो कहने लगा, जी मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था
कि इतने स्मार्ट लड़के की इतनी जल्दी शादी हो गई। मुझे इस बात से थोड़ी जलन हो रही थी। जलन क्यों हो रही थी ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि भला मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ और मुझे इससे इतनी जलन क्यों हो रही है। उसकी बातें करने का स्टाइल और उसकी पर्सनालिटी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। हालांकि मैं कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो लड़कों से अफेयर चलाती हो। मैं बहुत जवान और खूबसूरत थी और अब मेरी उम्र 26 साल हो गई थी, लेकिन मैं बाकी लड़कियों की तरह किसी और की बातों में नहीं आती थी। हालांकि मैं उनसे बातें भी करती थी और ये सिर्फ मेरा बिजनेस था। बाकी मेरे दिल में किसी के लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं आई थी। शेखर भी मुझे देखते ही कोई इतना पसंद नहीं आया था, बस उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद आता था, बस इसी वजह से मैं उसे प्यार करती थी और फिर उसके अलावा मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती थी। उसने मेरा इतना साथ दिया था, लेकिन शेखर से भी मुझे कोई ऐसा प्यार नहीं था जैसा कि मुझे आज उस लड़के को देखते ही हो गया था। न जाने उसको देखते ही मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग्स उमड़ पड़ी थी। ये लड़का सच में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का था। इसने मुझे मेरे घर के बाहर ड्रॉप कर दिया था। मैंने उसे थैंक यू किया। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो कहने लगा कि ये मेरा कार्ड रख लो। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा था। वो कहने लगा कि आप पहली ऐसी लड़की हो जिसको मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया है। सिर्फ मेरी पत्नी ही मेरी कार में बैठ चुकी हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेफिक्र होकर मुझसे कह सकते हो। मैंने उसका कार्ड अपने पास रख लिया था और मेरा आइडिया भी ठीक ठाक था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके कार्ड से ही लग रहा था कि वो बहुत अमीर है। कुछ मुझे भी शक हो रहा था कि शायद वो भी मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुआ है, क्योंकि फ्रंट शीशे से बार बार वो मुझे देख रहा था। 4-5 दिन गुजर गए थे और मेरे दिमाग से वो लड़का निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। न जाने ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था। इधर शेखर का कहना था कि वो जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लेगा। पता नहीं उस लड़के की बातों ने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया था कि वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बार बार मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा था। उसके हंसते हुए चेहरे पर डिम्पल उसके चेहरे की मासूमियत को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी और मैं उससे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। सोचा तो यही था कि बहुत लड़कों के साथ फ्लर्ट किया है, लेकिन अपने पैसों की मजबूरी की वजह से इस बार इस इंसान से बात करना मेरे दिल की मजबूरी बन रहा है। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा बहाना नहीं मिल रहा था जिससे बात की शुरुआत की जाए। फिर मैंने सोचा कि उससे लोगों की हेल्प करने के लिए थोड़े से पैसे मांग लेती हूँ। मैंने रात के ही 2 बजे उसे फ़ोन किया। तीसरी ही बेल पर उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो गहरी नींद में सो रहा था। मैंने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो मैं शर्मिंदा हुई थी कि मुझे इस टाइम पर उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं तो उसके ख्यालों में जाग रही थी। ज़रूरी तो नहीं कि वो भी मेरे ही ख्यालों में जाग रहा हो। ये हरकत मुझे अपनी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने सोचा भी कि फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो कहने लगा कि आप उर्वशी बोल रही है ना, इस टाइम आपने कैसे याद कर लिया। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी कि उसे कैसे पता चला कि मैंने ही उसे कॉल की है। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मैंने आपको कॉल की है? मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? तो वो कहने लगा, मैडम आप अपना पर्स मेरी गाड़ी में छोड़ आई थी। मुझे आपकी कॉल का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कब आप मुझे अपना पर्स पूछने के लिए कॉल करें, लेकिन आपने तो बात ही नहीं की। बस मेरी गलती हो गई कि मैंने आपका पर्स खोलकर देख लिया था, लेकिन मैंने आपके पर्स से एक भी रुपया नहीं लिया। इसमें बस एक सोशल वर्कर का कार्ड था जिसमें आपका फ़ोन नंबर था, इसलिए मैंने आपका मोबाइल नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। आप माइंड मत करना मेरी बात का। मेरे तो दिमाग में भी नहीं था कि मैं अपना पर्स उसकी गाड़ी में भूल आई हूँ। अब तो उससे बात करने का अच्छा बहाना मिल गया था। मैंने कहा कि सॉरी आपको परेशानी हुई, लेकिन आप जल्द से जल्द प्लीज़ मेरा पर्स मेरे घर पहुँचा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो कहने लगा कि क्यों ना हम लोग कॉफ़ी पीते पीते आपस में बातें करें और तभी मैं आपको आपका पर्स भी लौटा दूंगा। मैं तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और अगले दिन हम दोनों एक बहुत बड़े कैफ़े में मिले थे जहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी। जिस कैफ़े में वो मुझे लेकर गया था वो शहर का बहुत बड़ा और आलीशान कैफ़े था। मैं समझ गई थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। वो मेरी खूबसूरती की बार बार तारीफ़ किए जा रहा था। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आई थी। बस यहीं से हमारा सिलसिला चल बैठा था।
हम दोनों अब रोज़ मिलने लगे थे। वो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता था। मेरे दिल में उसके लिए फ्लर्ट वाली कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैं उसे प्यार करने लगी थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी और मैं समझ गई थी कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसकी शादी किस तरह से हुई थी। वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इधर शेखर मुझसे शादी करना चाहता था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे साथ शादी के सपने सजाए हुए बैठा था। मेरा दिल तो शेखर को नहीं चाहता था। मैं उसके साथ भले ही रहती थी, उसे सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग उसके लिए नहीं थी जो कि अब राज के लिए आने लगी थी। मैं राज से दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैंने राज को शेखर के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि इसमें इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम उसे कहो कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती और उससे सारे रिलेशन ख़त्म कर रही हो और बस तुम ये सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैंने उसे कहा, लेकिन मैं इतना बड़ा धोखा शेखर को नहीं दे सकती। राज कहने लगा, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो चुकी हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता, बस मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में फंस चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं भी तो राज से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं शेखर का घर छोड़ दूँगी और राज के पास चली जाऊँगी। और मैंने ऐसा ही किया। शेखर जब घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने उसे राज के बारे में सब कुछ बता दिया। वो सुनकर चौंक गया था। पहले तो वो मुझसे झगड़ा करने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं उससे लड़ झगड़ कर उसका घर छोड़कर आ गई थी। वो मुझे बहुत बुरा भला कह रहा था और मुझे कोस रहा था, क्योंकि मैंने उसके साथ बेवफाई की थी। मैं शेखर का घर छोड़कर आ गई थी। मैंने राज को कॉल किया और उससे कहा कि मैं अपना सारा सामान पैक करके शेखर से सारे रिश्ते ख़त्म करके उसके घर से आ गई हूँ। राज मेरी बात सुनते ही कहने लगा, एक्सीलेंट, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तुम कैफ़े में जाकर बैठो, मैं वहीं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। राज मुझे कैफ़े में मिलने के लिए आ गया था। मैं काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आते ही पहले सिगरेट जलाई और वो पीने लगा। मैं उसकी इस हरकत को देखकर बहुत शर्मिंदा हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो सिगरेट पीता है। उसने धुआं अचानक ही मेरे मुंह पर डाला और मेरे आगे उसने एक तस्वीर कर दी। उस तस्वीर ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। उसने मुझसे कहा, इसे पहचानती हो? वो एक ऐसे जवान लड़की की फ़ोटो थी जिसे मैंने स्टार्टिंग में धोखा दिया था और बस मेरी इसके साथ एक गलती हो गई थी। मैं उससे एक दो बार मिलने के लिए चली गई थी, बाकी आज तक मैंने किसी से सिर्फ फ्लर्ट ही किया है, तो मैं कभी उससे मिलने के लिए नहीं गई। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। और दूसरी बार मैं राज से मिलती जुलती थी। मैंने उसे कहा कि मैं इसे नहीं जानती, तो वो हैरान होकर कहने लगा, तुम इसे नहीं जानती हो? वो तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता था। ये कहने के बाद उसने दूसरी फ़ोटो मेरे पास कर दी, जहाँ मैं उस लड़के के साथ बैठी हुई थी। वो लड़का मुझे हद से ज़्यादा चाहता था। उससे पैसे वसूलने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कन्फ्यूजन वाली बात थी कि ये फ़ोटो राज के पास क्या कर रही थी। राज कहने लगा, तुम इस फ़ोटो में इस लड़के के साथ बैठी हुई हो। अगर तुम इसे नहीं जानती तो तुमने इसके साथ फ़ोटो कैसे खिंचवाई? मैं उठ के खड़ी होने लगी थी। उसने गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। फिर उसने अपना कार्ड मेरे सामने फेंक दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो एक पुलिस ऑफिसर था। उसने कहा कि ये लड़का मेरा फ्रेंड है और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था और तुमने इसे धोखा दिया और इसने तुम्हारी बेवफाई में सुसाइड कर ली। आज ये बेचारा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने तभी से सोच लिया था कि मैं अपने दोस्त की मौत का बदला तुमसे लेकर ही रहूँगा। इसलिए मैंने तुम्हें ट्रैक करना शुरू किया और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और प्लान बनाकर तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मैं जानता था कि तुम जैसी लड़कियां बहुत आसानी से लड़कों के जाल में फंस जाती हैं। हर बार तुम लड़कों को फंसाया करती थी। इस बार मैंने तुम्हें फंसाया है और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। एक बेचारा तुम्हारा दोस्त था जो तुम पर दिल हार बैठा था। तुमने उसे भी मेरे खातिर धोखा दिया। अब तुम चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकती, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, जैसे तुमने मेरे दोस्त को बर्बाद किया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे
कि मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। मुझे शेखर की बहुत याद आ रही थी। शेखर ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया था। मैंने शेखर के साथ बहुत बुरा किया और काफ़ी सारे लड़कों के साथ भी बुरा किया। उसी का नतीजा आज मुझे मिला था। वो कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे राज ने अरेस्ट कर लिया और आज मैं लॉकअप में हूँ। न जाने ऐसे कितने लड़कों की ज़िंदगी मैंने बर्बाद की है जो मुझसे प्यार करते थे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलना, क्योंकि किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना किसी की जान लेने के बराबर होता है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।